नमस्कार। आज हम असम के सांस्कृतिक दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक किताब है, विविधता में एकता, उसके कुछ हिस्सों से आई है। जी। हमारा मकसद है असम की वो जो अनोखी पहचान है उसे समझना, मतलब उसका इतिहास, उसकी जबरदस्त सांस्कृतिक विविधता, लोग, परंपराएं, ये सब मिलकर उसे वो रूप कैसे देते हैं जो आज है। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नाम से। असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। ये सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, बहुत काव्यात्मक है। और प्राचीन काल में इसका नाम था प्राग ज्योतिष, यानी पूर्वी ज्योतिष की भूमि। चलिए यहीं से खोलते हैं असम की कहानी की परतें। ठीक है। तो भूगोल की बात करें अगर, असम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के ठीक बीच में है और पश्चिम बंगाल से सटा है, तो इसे अक्सर नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा भी मानते हैं। बिल्कुल। और वहाँ की भौगोलिक बनावट भी बहुत खास है। उत्तर में है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां, पूरी एक विशाल घाटी है। हाँ। और दक्षिण में फिर बराक नदी और उसकी सहायक नदियां, और इन दोनों के बीच में कार्बी, उत्तरी कछार, बरेल, इन पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला है। अच्छा। यही पहाड़ियां और नदियां मिलके असम की वो जो हरियाली है, वन्य जीवन है, उसे संजोए हुए हैं। और हाँ, वो नाम लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि, हाँ, वो कैसे? वो असल में ब्रह्मपुत्र के पानी के रंग और दूर तक फैली पहाड़ियों के नीलेपन से ही आया है। अच्छा, दिलचस्प। अब इतिहास की तरफ चलें। हम्म। प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष के बाद ये कामरूप के नाम से जाना गया। जी हाँ, कामरूप। इसका जिक्र तो राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में भी मिलता है ना। हाँ, बिल्कुल है। और ये नाम करीब 12वीं सदी तक चलता रहा। फिर? हाँ, और फिर 13वीं सदी से वहां अहोम शासकों का दौर शुरू हुआ और उन्होंने लगभग 600 सालों तक राज किया। 600 साल? ये तो बहुत लंबा अरसा है। बहुत लंबा। कुछ विद्वानों का मानना है कि आज का जो नाम है असम, वो इन्हीं अहोम शासकों से आया है। अच्छा। लेकिन एक और दिलचस्प थ्योरी ये है कि ये संस्कृत शब्द असोमा से बना हो सकता है। असोमा, उसका मतलब? उसका मतलब है अद्वितीय या जिसकी कोई बराबरी ना हो। अतुलनीय। वाह, असोमा यानी अतुलनीय। ये नाम तो असम की विविधता पर बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल। अहोमों के बाद कुछ समय के लिए ये बर्मा के नियंत्रण में गया था, लेकिन फिर 1826 में यंदाबू की संधि हुई। यंडाबू की संधि? जी। ये जानना जरूरी है कि इसी संधि के जरिए अंग्रेजों ने असम को बर्मा से ले लिया और फिर आजादी के बाद ये भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। तो मतलब असम का इतिहास लगातार बदलावों का, कई शासकों का गवाह रहा है और इसी ने इसकी आज की पहचान गढ़ी है। एकदम सही। इस ऐतिहासिक उथल-पुथल ने वहां के लोगों की बनावट को कैसे आकार दिया होगा? मतलब कौन-कौन से समुदाय हैं वहां? बहुत सही सवाल है। देखिए, असम की सबसे बड़ी खासियत ही वहां के लोगों की विविधता है। आपको पहाड़ी जनजातियां भी मिलेंगी, मैदानी भी। जैसे कुछ नाम? हाँ, जैसे बोडो, मिसिंग, राभा, देवरी, तीवा, कछारी, कार्बी, हाजोंग, मेच, ये कुछ प्रमुख नाम हैं। और मैंने सुना है कि चाय बागानों की वजह से भी वहां एक खास समुदाय बसा है। हाँ, बिल्कुल। छोटा नागपुर इलाके से आए आदिवासी, उनकी एक बड़ी आबादी असम के चाय बागानों में काम करने के लिए बसी और उन्हें अब चाय जनजाति या टी ट्राइब्स कहा जाता है। अच्छा, टी ट्राइब्स। जी। उन्होंने भी असम की संस्कृति में अपने रंग घोले हैं। इनके अलावा जो गैर जनजातीय असमिया आबादी है, उसमें कोच, राजवंशी, अहोम जो शासक भी रहे, चुटिया, मोरान, मोतुक, ये समुदाय हैं। और साथ में बंगाली, नेपाली, हिंदी भाषी लोग, ये भी वहाँ की आबादी का अहम हिस्सा है। तो ये सारे समुदाय मिलकर ही उसी चीज को बनाते हैं जिसे हम असमिया संस्कृति कहते हैं। एकदम सही। इन सभी समुदायों ने न सिर्फ वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, बल्कि मिलकर एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति बनाई है जो वाकई अनूठी है। असल में पुराने जमाने से ही असम पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक, आप कह सकते हैं, सांस्कृतिक सेतु जैसा रहा है। भाषाओं की विविधता दिखाती है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां वहां साथ-साथ पनपी। या मुख्य भाषा कौन सी है? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो असमिया है, या असोमिया कहते हैं। असोमिया। हाँ, और माना यह जाता है कि ये जो पुरानी प्राकृत भाषा थी ना, मागधी, उसी से निकली है। दिलचस्प बात यह है कि असमिया सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। जी, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक संपर्क भाषा, मतलब लिंग्वा फ्रैंका का काम भी करती है।
और समय के साथ इसके बोलने के ढंग में भी कुछ फर्क आए हैं, जिन्हें हम बोलियां कह सकते हैं। कैसी बोलियां? जैसे पूर्वी असम की शिवसागरी, मध्य असम की नगांवी और पश्चिमी असम की ग्वालपारिया और कामरूपी। थोड़े थोड़े अंतर हैं इनमें। समझ गया। और असमिया के अलावा कोई और मुख्य भाषा? बोडो या बोडो, ये वहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण भाषा है। बोडो। हाँ, ये तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से है और मुख्य रूप से जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाले इलाके हैं ना, वहाँ बोली जाती है। वहाँ ऐसे आधिकारिक दर्जा भी मिला हुआ है। अच्छा। और ये जानना भी अहम है कि 2003 में संविधान संशोधन के जरिए बोडो को भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया था। अच्छा, यानी बोडो को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली हुई है। और कोई भाषा जिसे आधिकारिक दर्जा हो? हाँ, बंगाली को भी राज्य में आधिकारिक दर्जा है, खासकर वो जो बराग घाटी वाला इलाका है वहाँ। इनके अलावा कई और जनजातीय भाषाएं हैं, जैसे डिमासा, मिसिंग, कार्बी, राभा, तीवा। ये ज्यादातर तिब्बती बर्मी परिवार की हैं। कुछ छोटे समूह ताई भाषा के रूप भी बोलते हैं, जैसे ताइफाके, ताइएटन। ताइफाके। जी। और फिर पंजाब, राजस्थान, यूपी, ओडिशा, मणिपुर, यहाँ से आकर बसे लोग अपनी भाषाएं पंजाबी, मारवाड़ी, भोजपुरी, ओडिया, मणिपुरी ये सब बोलते हैं। सच में भाषाओं का एक पूरा इंद्रधनुष है वहाँ। भाषाओं की तरह क्या वहाँ का साहित्य भी उतना ही पुराना और समृद्ध है? बिल्कुल। असमिया कम से कम 10वीं सदी से एक साहित्यिक भाषा रही है। शुरुआत में तो लोकगीत थे, गाथाएं, पहेलियां, कहावतें, ये सब था। बौद्ध सिद्धों के दोहाकोश और चर्यागीति में भी इसके शुरुआती रूप दिखते हैं। लेकिन लिखित साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? आमतौर पर 13वीं सदी के हेमा सरस्वती थे, उनका प्रहलाद चरित्र उससे पहला लिखित काम मानते हैं। फिर 14वीं सदी में कछार के राजा थे महामाणिक्य, उनके समय में माधव कंदली नाम के कवि हुए। माधव कंदली? जी। उन्होंने रामायण का असमिया में अनुवाद किया, लेकिन सिर्फ अनुवाद नहीं, उसे स्थानीय रंगत दी। इससे वो कहानियां आम लोगों में बहुत लोकप्रिय हुई। और फिर वो वैष्णव आंदोलन का दौर आया जिसका जिक्र आपने पहले किया था, श्रीमंत शंकरदेव। हाँ बिल्कुल। 15वीं 16वीं सदी, श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्य माधव देव, इन्होंने वैष्णव आंदोलन चलाया और ये असमिया साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग? जी हाँ। इसी दौर में कीर्तन घोषा, ये शंकरदेव और माधवदेव की रचनाओं का संग्रह है। फिर शंकरदेव के लिखे एकांकी नाटक, जिन्हें अंकिया नाट कहते हैं। अंकिया नाट? हाँ, एकांकी नाटक। माधवदेव के बरगीत, ये कृष्ण के बचपन पर लिखे गीत है, और राजसूय, ये सब महान रचनाएं इसी दौर में सामने आई। इसी समय चरितपुथी यानी वैष्णव संतों की जीवनियां भी लिखी गई पद्य में। ये रचनाएं आज भी असम की संस्कृति और आध्यात्म का आधार है। शंकरदेव ने सत्र यानी वैष्णव मठों की स्थापना की थी, वो आज भी कला और संस्कृति के बड़े केंद्र हैं। सत्रों का जिक्र आगे भी आएगा शायद। अच्छा, अहोम राजाओं के समय में साहित्य कैसा था? 17वीं 18वीं सदी में अहोम राजाओं ने गद्य को बढ़ावा दिया, खासकर बुरंजी लिखने की परंपरा शुरू हुई। बुरंजी? ये क्या है? बुरंजी असल में राजाओं के दरबार का विस्तृत इतिहास होते थे, गद्य में लिखे हुए। साथ ही मृगावती चरित जैसे काव्यात्मक रोमांस भी लिखे गए उस दौर में। और आधुनिक काल, वो कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत 19वीं सदी में मानी जाती है। 1813 में आत्माराम शर्मा ने बाइबल का असमिया अनुवाद छापा वहां से। अच्छा। फिर व्याकरण बने, शब्दकोश बने। अरुणोदय 1846 और जोनाकी 1889 जैसी पत्रिकाएं आईं, जिन्होंने नए विचारों को मंच दिया। नए तरह के नाटक और कविताएं लिखी गईं। एल.एन. बेसबरुआ, रजनी बोरदोलोई, हेमचंद्र बरुआ, ये कुछ बड़े नाम हैं इस दौर के। क्या असम से किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान? हाँ, 2 साहित्यकारों को मिला है। बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी को 1979 में उनके उपन्यास मृत्युंजय के लिए। मृत्युंजय? जी। और मामुनी रायसोम गोस्वामी जी, जिन्हें इंदिरा गोस्वामी भी कहते हैं, उन्हें 2000 में उनके समग्र साहित्यिक योगदान के लिए मिला। ये असम के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। बिल्कुल। साहित्य के बाद अब पहनावे पर आते हैं। सुना है असम के कपड़े बहुत रंगीन और विविध होते हैं। हाँ बिल्कुल, शायद भारत के सबसे रंगीन कपड़ों वाले राज्यों में से एक होगा। ऐसा क्यों?
इसकी वजह यह है कि वहाँ के हर समुदाय की अपनी खास बुनाई और पहनने की शैली रही है। बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन फिर भी एक खास असमिया पहचान वाली पोशाक भी उभरी है। वो कौन सी है पारंपरिक पोशाक? पुरुषों के लिए पारंपरिक रूप से धोती और गामुछा। गामुछा तो बहुत महत्वपूर्ण है। गामुछा, वो कंधे पर रखने वाला कपड़ा। हाँ, लेकिन वो सिर्फ कपड़ा नहीं, वो सम्मान और संस्कृति का प्रतीक भी है। और महिलाओं के लिए मेखला, ये लंबी स्कर्ट जैसा निचला वस्त्र होता है, और चादर, जो शरीर के ऊपरी हिस्से पर लपेटा जाने वाला कपड़ा है। मेखला चादर। जी, आजकल पुरुष तो खैर पश्चिमी कपड़े या कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं, लेकिन महिलाएं आज भी खास मौकों पर मेखला चादर पहनना पसंद करती हैं। ये मेखला चादर किस कपड़े के बने होते हैं? सुना है असम का रेशम बहुत मशहूर है। आपने बिल्कुल सही सुना। असम अपने 3 खास तरह के रेशम के लिए जाना जाता है, मुगा, पाट और एरी। मुगा, पाट, एरी। हाँ, मुगा जो है वो सुनहरा होता है, गोल्डन कलर का, हम्म। और ये सिर्फ असम में मिलता है। पाट सफेद शहतूत रेशम है, और एरी थोड़ा गरम रेशम होता है। अच्छा। बिहू जैसे त्योहारों पर नर्तकियां अक्सर लाल फूलों के डिजाइन वाली मुगा सिल्क की मेखला चादर पहनती हैं, और शादियों में दुल्हनें ज्यादातर पाट सिल्क की मेखला चादर पहनती हैं, जिसके नीचे रिहा नाम का एक और कपड़ा होता है। और जो अलग-अलग जनजातीय समुदाय हैं, उनके पहनावे में भी खासियत होगी। बिल्कुल, हर समुदाय के अपने रंग, डिजाइन, पहनने का तरीका। उदाहरण के लिए मिसिंग महिलाएं कमर पर संपन और ऊपर गालुक पहनती हैं। कार्बी पुरुष पोह नाम की पगड़ी और खास जैकेट पहनते हैं। तो महिलाएं पिनी काम फ्लैग नाम की छोटी मेखला और जार एक नाम का ऊपरी वस्त्र। ये विविधता ही असम के पहनावे को इतना खूबसूरत बनाती है। जिस तरह पहनावे में असम की विविधता झलकती है, वैसे ही रंग इसके खानपान में भी देखने को मिलता होगा। एकदम। असमिया खाना अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। तेल और मसाले मतलब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फिर स्वाद कैसे आता है? स्वाद आता है स्थानीय जड़ी बूटियों और कुछ खास सामग्री से। वो इसे एक अलग ही फ्लेवर देते हैं। क्या हैं वो खास चीजें? एक बहुत ही अनोखी चीज है खार। खार। हाँ, ये असल में केले के सूखे छिलकों की राख से तैयार किया गया एक एल्कलाइन पदार्थ है। इसे सब्जियों या दाल में डालकर पकाते हैं, जैसे अमितार खार, कच्चे पपीते का खार। केले के छिलकों की राख, ये तो बिल्कुल अलग है ना। दूसरा मशहूर स्वाद है टेंगा, यानी खट्टापन, जो माछो टेंगा में मिलता है। खट्टी मछली करी, ये टमाटर, नींबू या एक खास फल आता है थिकेरा, उससे बनाया जाता है। खार और टेंगा, ये तो याद रखने पड़ेंगे। और शाकाहारी खाने में क्या खास है? कई चीजें हैं, जैसे लामरा, मिलीजुली सब्जी होती है, भिंडी सोरसोरी, सरसों के पेस्ट में पकी भिंडी, कोठालोर गुटी यानी कटहल के बीज, उसकी दाल बनती है। मांसाहारी में मछली बहुत लोकप्रिय है, खासकर पातो दियो माछ, केले के पत्ते में लपेटकर सरसों के पेस्ट के साथ स्टीम या बेक की हुई मछली। वाह, सुनने में ये अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके अलावा बत्तख, कबूतर, बकरी का मांस, ये सब भी खाया जाता है। और वो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूत जुलोकिया का क्या रोल है? वो भी तो असम की है। हाँ, भूत जुलोकिया या गोस्ट पेपर असम की ही देन है। जो तीखा खाने वाले हैं वो इसे चटनी या अचार के रूप में या सीधे खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये खाने में एक जबरदस्त किक जोड़ देती है। समझ सकता हूँ। साथ में कुलदिल और बौर यानी केले के फूल के पकौड़े या ओ टेंगार की चटनी, हाथी सेब की चटनी, ऐसी चीजें स्वाद को और बढ़ाती हैं। मीठे में क्या बनता है? पीठा का जिक्र सुना है मैंने। हाँ, पीठा ये असमिया मिठाइयों का बहुत अहम हिस्सा है। खासकर त्योहारों पर कई तरह के पीठे बनते हैं। जैसे सुतूली पीठा, इसमें तिल और गुड़ भरा होता है। नारिकोल पीठा, इसमें नारियल गुड़। टेकेली पीठा, ये मिट्टी के बर्तन में भाप से बनता है। सुंगा पीठा, ये बांस के खोल में पकाया जाता है। बांस में? वाह जी। इनके अलावा गुरर पायश, गुड़ वाली खीर और नारिकेला लाडू, नारियल के लड्डू भी खूब बनते हैं। खान पान की इस लजीज दुनिया से आगे बढ़ते हुए देखते हैं असम के रंगारंग त्योहारों को। बिहू का नाम तो सबसे पहले आता है ना? बिल्कुल। बिहू असम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन ये असल में एक नहीं, साल में 3 बार मनाया जाता है। और तीनों ही खेती किसानी से जुड़े हैं, उसके अलग अलग चरणों से। 3 बार? कौन कौन से? पहला है बोहाग बिहू, इसे रंगाली बिहू भी कहते हैं, मतलब रंगीन बिहू।
ये अप्रैल के मध्य में आता है, वसंत के आगमन और खेती के नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। अच्छा, रंगाली बिहू, इसमें क्या होता है? इसमें नाच गाना होता है, नए कपड़े पहनते हैं, पकवान बनते हैं और हाँ, वो मशहूर बिहू नृत्य होता है। दूसरा है काती बिहू या कोंगाली बिहू। कोंगाली मतलब गरीब। हाँ, गरीब बिहू। ये अक्टूबर में होता है, जब फसलें खेतों में होती हैं। इसमें ज्यादा धूम धड़ाका नहीं होता। लोग तुलसी के पौधे और धान के खेतों में दिए जलाकर अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है माघ बिहू या भोगाली बिहू, मतलब भोग का बिहू। ये जनवरी में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। इसमें तो फिर दावतें होती होंगी। बिल्कुल, दावतें होती हैं। लोग भेला घर बनाते हैं, एक अस्थायी झोपड़ी और मेजी, बांस घास का अलाव जैसा। रात भर उत्सव होता है, फिर सुबह मेजी जलाकर आग की पूजा करते हैं। भैंसों की लड़ाई, बुलबुल की लड़ाई, ये सब भी होता है। तो बिहू सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि असम के पूरे कृषि जीवन चक्र का उत्सव है। ये वाकई संस्कृति और जीवन शैली का गहरा जुड़ाव दिखाता है। एकदम सही कहा आपने। बिहू के अलावा और कौन से खास मेले या त्योहार हैं? कई हैं, जैसे गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगता है अंबुबाची मेला। ये जून में होता है और तंत्र साधना से जुड़ा है। अंबुबाची मेला। जी, अहोम समुदाय 31 जनवरी को अपने पूर्वजों की पूजा के लिए मेदम में फी मनाता है। मिसिंग समुदाय का खेती से जुड़ा त्योहार है अली एलिगांग। बोडो समुदाय का नया साल बैशाखू है, तो कार्बी जनजाति का रोंगकेर। रोंगकेर। हाँ, और एक बहुत ही अनोखा मेला है जोनबिल मेला। जोनबिल मेला क्या खास है इसमें? इसमें तिवा, कार्बी, खासी जैसी जनजातियां आज भी वस्तु विनिमय करती हैं, यानी बार्टर सिस्टम। सच में आज भी? ये तो सुनने में बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये कुछ खास परंपराएं हैं जो आज भी जिंदा हैं। इनके अलावा होली, जिसे वहाँ डोल जात्रा कहते हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बाकी सारे भारतीय त्योहार भी पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। त्योहारों की तरह ही यहाँ की प्रदर्शन कलाएं यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स भी बहुत विविध होंगी, जाहिर है। बिल्कुल। असम की प्रदर्शन कलाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। कुछ धार्मिक केंद्रों में विकसित हुई, जैसे सत्र और मंदिर, और कुछ लोक परंपराओं का हिस्सा बनकर उभरी। धार्मिक श्रेणी में क्या खास है? सबसे प्रमुख है सत्रिया नृत्य। हाँ, इसका जिक्र पहले हुआ था। जी, इसकी शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव ने सत्रों में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए की थी। आज ये भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। इसके अलावा ओजापाली है। ओजापाली? हाँ, इसमें एक मुख्य गायक होता है ओजा और उसके साथी होते हैं पाली। ये मिलकर पौराणिक कथाओं को गाते हैं और अभिनय करते हैं। अच्छा, और लोक नृत्यों में बिहू नृत्य के अलावा? बिहू नृत्य तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ही। पुरुष और महिलाएं साथ में ढोल और पेपा, वो भैंस के सींग का बाजा, उसकी धुन पर नाचते हैं। बोडो समुदाय का बागरुम्बा नृत्य बहुत सुंदर होता है। उसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। बटरफ्लाई डांस? हाँ, चाय जनजाति के लोग झूमर नाचते हैं। इनके अलावा हर जनजाति के अपने खास नृत्य हैं, उनके त्योहारों से जुड़े हुए। संगीत के बारे में क्या कहेंगे? शास्त्रीय और लोक दोनों तरह का संगीत होगा? हाँ, सत्रिया नृत्य के साथ गाए जाने वाले बोरगीत और ओजापाली गीत, इन्हें शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया जाता है। बोरगीत? जी, लोक संगीत तो असम के कण कण में बसा है। बिहू गीत, बोन गीत, प्रकृति के गीत, नावोरिया गीत, नाविकों के गीत, बियानाम, शादी के गीत, निचुकनी गीत, लोरी, बहुत तरह के गीत हैं। इन नृत्यों और गीतों में कौन से वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं? पेपा का जिक्र तो हुआ। हाँ, पेपा के अलावा ढोल, खोल, ये भी एक तरह का ढोल है, ताल, मंजीरा, बाही, बांसुरी और गोगोना। गोगोना? हाँ, ये बांस का बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है जिसे मुंह से बजाते हैं। जनजातीय संगीत में उनके अपने खास वाद्य यंत्र होते हैं। और नाटक? क्या असम में नाट्य परंपरा भी है? बहुत समृद्ध। सबसे लोकप्रिय है भावना। भावना? जी, इसकी शुरुआत भी शंकरदेव ने ही की थी, अंक या नाट के रूप में, एकांकी नाटक। इसमें पौराणिक कहानियों को संगीत, नृत्य, संवाद और बड़े-बड़े मुखौटों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मुखौटों के साथ? हाँ, बहुत बड़े और कलात्मक मुखौटे होते हैं। ये अक्सर सत्रों में या गांव के नामघरों में होता है। इसके अलावा ढूलिया, ढोल बजाने वालों के नाट्य प्रदर्शन, और खुशन गान, भारी गान जैसे लोक नाटक भी हैं। कला का ये सफर अब दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की तरफ ले चलते हैं। असम की पेंटिंग या मूर्ति कला की क्या खासियत है?
परंपरागत असमिया चित्रकला आपको पुरानी पांडुलिपियों में मिलेगी, जैसे चित्र भागवत या फिर अहोम राजाओं के महलों और सत्रों में। इनकी शैली, रंग बहुत खास होते हैं। मूर्तिकला के उदाहरण आपको मंदिरों में मिलेंगे, जैसे कामरूप जिले का मदन कामदेव मंदिर और अहोम काल के मंदिर जैसे शिव सागर का शिव मंदिर। उनकी वास्तुकला बहुत विशिष्ट है, वो गुंबद जैसी बनावट। मैंने असम के मुखौटों, मास्क्स और टेराकोटा के काम के बारे में भी सुना है। हाँ, मुखौटे बनाना यहाँ की एक अहम कला है। जैसा मैंने कहा, भावना के लिए ये बांस, लकड़ी, मिट्टी, यहाँ तक कि धातु से भी बनते हैं। अच्छा। और टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी का काम, इसके लिए धुबरी जिले का असारी कांडी गांव बहुत मशहूर है। वहाँ खूबसूरत मूर्तियां, खिलौने, बर्तन सब बनाते हैं। और धातु का काम, मेटल वर्क। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेल मेटल और पीतल के बर्तन बहुत बनते हैं, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित हैं जोराई और बोटा। जोराई और बोटा। हाँ, जोराई एक पायदान वाला कटोरा होता है और बोटा एक पायदान वाली थाली। ये मेहमानों को पान सुपारी देने के काम आते हैं। ये असमिया संस्कृति का जरूरी हिस्सा है। अब तो ये अच्छे स्मृति चिन्ह यानी सुवनियर भी बन गए हैं। असम में बांस और लकड़ी भी खूब होती है, तो उसका भी इस्तेमाल होता होगा, जाहिर है। बहुत ज्यादा। लकड़ी पर नक्काशी, खासकर मंदिरों और सत्रों में, एक पुरानी परंपरा है। इस काम के माहिर कारीगर खनीकार कहलाते हैं। खनीकार। जी, बांस से बनी झापी, वो बड़ी वाली कोनिकल टोपी, वो तो असम की पहचान ही बन गई है। बेंत और लकड़ी का फर्नीचर भी खूब बनता है। और अंत में वो चीज जिसने असम को दुनिया भर में पहचान दिलाई है, बुनाई, वीविंग। बिल्कुल। असम की बुनाई, खासकर रेशम की, विश्व प्रसिद्ध है। हमने मुगा, पाट और एरी सिल्क की बात पहले की थी। हाँ। मुगा सिल्क तो असम का खजाना है। सुनहरा, टिकाऊ। पाट सिल्क से पारंपरिक मेखला चादर बनती है। एरी सिल्क से गरम शॉल और चादरें बनती हैं। इसके अलावा माजुली द्वीप और उत्तर पूर्वी असम का मिरीजम, ये रंगीन धागों से बना मोटा कपड़ा होता है। और कछार का लासिंगफी, ये एक तरह का रजाई जैसा कंबल होता है, जिसके बीच में रुई या बांस की परत होती है गर्माहट के लिए। लासिंगफी। जी, और हर जनजाति की अपनी खास शॉल और डिजाइन होती है। बुनाई यहाँ सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि घर घर में होने वाली एक कला है। सोने चांदी के गहनों पे भी कोई खास काम होता है? हाँ, मीनाकारी यानी इनामल का काम। जोरहाट शहर इसके लिए मशहूर है। गहनों पर नीले, हरे, सफेद रंगों से खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं। इतनी सारी सांस्कृतिक विरासत, इसे सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए आजकल क्या हो रहा है? देखिए, स्वतंत्रता के बाद असम में कई राजनीतिक बदलाव हुए, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने का जज्बा कम नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने कई संस्थान बनाए हैं और त्योहारों और प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। जैसे कौन से आयोजन? कुछ बड़े नाम? हाँ, कुछ बड़े वार्षिक आयोजन है, जैसे गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र महोत्सव, जोरहाट में चाय महोत्सव, काजीरंगा में हाथी महोत्सव और लेखपानी में देहिंग पटकाई महोत्सव। अच्छा, इतने सारे महोत्सव। जी, ये महोत्सव पारंपरिक कलाओं, शिल्पों, चाय उद्योग, वन्यजीव संरक्षण और यहाँ तक कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देते हैं। इनका मकसद असम की विविधता और आधुनिकता के संगम को दुनिया के सामने लाना है। और संस्थागत स्तर पर कोई खास संस्थान? हाँ, 1985 का जो असम समझौता था, उसी के तहत गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र की स्थापना हुई। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र? जी, इसका मुख्य काम असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा करना, उसे सहेजना और बढ़ावा देना है। ये कला क्षेत्र आज असम की कला और संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र है और ये संत शंकरदेव के विविधता में एकता के आदर्श पर काम कर रहा है। तो ये सारे प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि असम की संस्कृति न सिर्फ जीवित रहे, बल्कि फलती फूलती रहे। बिल्कुल, और ये सिर्फ सरकारी प्रयास नहीं है। आम लोग, कलाकार, समुदाय, वो भी अपनी संस्कृति को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि असम वाकई विविध भूगोल, इतिहास, लोगों, भाषाओं, कलाओं और त्योहारों का एक बेहद समृद्ध ताना बाना है। यहाँ विविधता में एकता सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जीती जागती सच्चाई है। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, मतलब एक विचार। असम हमेशा से संस्कृतियों के मिलन का केंद्र रहा है, एक चौराहा।
आज भी वो अपनी विविध पहचानों को बचाने की कोशिश कर रहा है, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र जैसी पहलों से, साथ ही दुनिया से भी जुड़ रहा है। तो क्या दुनिया के दूसरे हिस्से जो अपनी सांस्कृतिक पहचान और बढ़ती ग्लोबल कनेक्टिविटी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रहे हैं, क्या वो असम के इस अनुभव से कुछ सीख सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। कैसे परंपरा और आधुनिकता, स्थानीयता और वैश्वीकरण एक साथ चल सकते हैं? शायद इसका एक मॉडल असम में देखने को मिलता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। बिल्कुल। इस गहरे और जानकारीपूर्ण सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।